नमस्कार साथियों। यूपीएससी परीक्षा के साथ साथ बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें? अगर आप छोटे शहर से आते हैं तो क्या आपको इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए कि आप एक ऑफिसर बने, यूपीएससी करें, बीपीएससी करें? और तैयारी करते वक्त आप किन समस्याओं का सामना करते हैं? ऐसे ही कई विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं, सबीहा जी। सबीहा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबीहा जी, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को प्लीज दे दीजिए। मेरा नाम सबीहा सदफ है। मैंने बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी की और 64th बीपीएससी को मैंने क्लियर किया अपने पहले अटेम्प्ट में, और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला उसके थ्रू, और फिर मैंने वो ज्वाइन करा। चलिए, बहुत बढ़िया शबीहा जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आई हुई हैं। तो शबीहा जी, जैसे आपने तो सिस्टम में एंट्री करी, आपने क्वालिफाई भी कर लिया और फिर बाकी सारी चीज़ें जो आपके साथ रही। लेकिन जो हमारी नॉर्मल ऑडियंस है, जो हमें देखती है, जो हमें सुनती है, तो उसमें जो लोग रहते हैं वो माइंड मेकअप कर ही नहीं पाते हैं कि वो तैयारी करें या ना करें। एक डर सा रहता है, एक सहमे से रहते हैं कि तैयारी का सही समय क्या है। तो इस पे आप उनको कुछ बताना चाहेंगे कि वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या रहा आपके लिए कि जब आपने सोचा कि मुझे ये तैयारी करनी ही करनी है? अगर मैं अपने पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो मेरे लिए तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे। उन्होंने मुझे बचपन से इस एग्ज़ाम के लिए और इस सर्विस में जो भी सेवा की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए मुझे उन्होंने इंस्पायर किया कि एज अ सिविल सर्वेंट मैं अपनी सोसाइटी को काफ़ी चीज़ें अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, हमारे देश के लिए। तो वो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा। और जब बाकी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें कि कब प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है। जब स्टूडेंट अपने आप को तैयार महसूस करे तभी आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या है कि पढ़ाई तो एक एस्पेक्ट हो गया इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, बट जो आपके मेंटल स्ट्रेंथ है और जो आपकी इमोशनल कोशंट है उस तरीके से भी आपको तैयार होना चाहिए। तो जब आप उस पड़ाव पे अपने आप को महसूस करें कि हाँ अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, तब से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। शबिया जी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंस्पिरेशन पॉइंट है आपका ये एग्जामिनेशन देने के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, आपका एक निजी है। आपके पास खुद का एक कन्विक्शन होना चाहिए जिस टाइम पे आप स्टार्ट कर सकें। ये एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है कि किसी और के कहने पे या किसी और के को देख करके हम कॉपी नहीं कर सकते। ये इतना रिगरस प्रोसेस है, इतना 1 साल 1.5 साल 2 साल, कई लोगों के लिए और भी इससे ज़्यादा समय लगता है। तो वो इतना रिगरस है कि जब तक से आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग एक वॉइस, एक कॉलिंग आपकी नहीं हो, तब तक से कर पाना मुश्किल है। तो जब आपकी कॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो तब आप इस पे जा सकते हैं। तो साथियों, इससे आपका एक बेसिक डाउट सॉल्व हो गया होगा। जब आप में वो कन्विक्शन हो, जब आप में वो विश्वास जाग जाए कि आपको ये एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तब आप इस एग्जामिनेशन को, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, उसको देने की चेष्टा कर सकते हैं। सबीहा जी, आपने जो तैयारी करी थी, जो शुरुआती दौर रहता है कि इसमें कितना समय लगता है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को मान लें कि वो इस एग्जामिनेशन का जो पहला पड़ाव है, जो प्रीलिम्स है, वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसमें कितना समय लगता है? ऐसे तो जैसे कि आपने पूछा कि प्रीलिम्स के लिए, तो पहले तो मैं बोलूँगी कि तीनों स्टेज के लिए एक होलिस्टिक आपकी तैयारी होनी चाहिए। कुछ सेपरेट ज़्यादा नहीं होता, वो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले ही आप बाइफरकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट विंग्स में। बट ऐसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 साल से 1.5 साल या 2 साल का समय काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है। तो 1 से 2 साल डिपेंडिंग के स्टूडेंट की मतलब अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनकी क्या नीड्स हैं, किस सिचुएशन में है वो है, तो 1 से 1.5 साल 2 साल का समय सफिशिएंट होता है। चलिए सबीहा जी, इसमें एक दूसरा सवाल जो आता है, मान लीजिए कि लोगों ने तैयारी करने का मन भी बना लिया, बाकी सारी चीज़ें भी हो गई हैं उनके साथ। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो टियर 2, टियर 3 सिटी को बिलॉन्ग करते हैं, छोटे गाँव से होते हैं, छोटे कस्बों से होते हैं। तो क्या उनको इस बात से डरना चाहिए, सहमना चाहिए कि वो छोटे गाँव से हैं? क्या एग्ज़ामिनेशन पे इसका कोई प्रभाव पड़ता है, कोई असर रहता है इस चीज़ पे? देखिए, एक तो पहले जो ये नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है, इसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और जहाँ तक तैयारी की बात है, तो अभी जो हम जिस डिजिटल एरा में हैं, आई थिंक ये टियर 2 टियर 3 टाउन के स्टूडेंट्स के लिए ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट अपॉर्चुनिटी है।
आजकल मोबाइल फ़ोन की एक्सेस सबके पास है, 1.5-2 GB इंटरनेट सबके पास होता है, तो आप उसको कैसे अपने पूरे दिन में यूटिलाइज़ करते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी हम यूट्यूब के ज़माने में, हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो जैसे स्टडी आईक्यू है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है वो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि वो अपने सपनों को परस्यू कर सके, और टियर 2 या टियर 3 सिटी से होना किसी तरह की बाधा अब नहीं बनता है। ठीक है शबीहा जी, इसमें एक दूसरी जो चीज़ आती है कि एक जो हमारे यूपीएससी में भी रहती है, बीपीएससी में भी रहती है, कि जो स्टूडेंट्स का जो मीडियम रहता है, कुछ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हिंदी में, कुछ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो उनकी ग्रेजुएशन होती है उसके उलट हो जाती है किसी कारणवश, कोई स्कूलिंग नहीं रहती है या फिर कॉलेज में उनकी लैंग्वेज बदल दी जाती है। तो जो लैंग्वेज का चयन है और जो आपका सिलेक्शन जो फाइनली होता है इन एग्जामिनेशन में, उसमें क्या कोरिलेशन है और लोगों को लैंग्वेज किस हिसाब से चूज करनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको लैंग्वेज वो चूज़ करनी चाहिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा सहज महसूस करें, क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस है। प्रीलिम्स है जिसमें आपको क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना है, तो आपको टेक्निकलिटी में आप फंस के रह जाते हैं इंग्लिश या हिंदी के मीडियम में, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप दीजिए। मेंस में क्या है कि कम शब्दों में कम समय में अपने आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करना है, तो वहाँ भी अगर आप लैंग्वेज आप में कंफर्टेबल है तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको सिर्फ कंटेंट तैयार करना होता है। वही बात इंटरव्यू की हो गई, तो वहाँ पे आप 5 लोगों के पैनल में बैठते हैं, वहाँ पे काफ़ी क्वालिफाइड लोग होते हैं और एक तनावपूर्ण सिचुएशन होता है, आप काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर आप जिस भाषा में अपना इंटरव्यू देंगे, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। अगर आप मान लीजिए कि हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश में एग्ज़ाम या इंटरव्यू ये सारी चीज़ें देते हैं, तो आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर हो जाता है। एक तो जो एग्जामिनेशन का प्रेशर है, दूसरा एग्जामिनेशन की तैयारी का प्रेशर है, और तीसरा कि आपकी लैंग्वेज एक बैरियर हो जाती है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हैं आप उसी में फॉलो कीजिए, उसी में आप तीनों स्टेजेस के एग्जाम्स को कवर कीजिए। एक आपने जो बात करी थी, आज जो समय आ गया है कि आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे बाकी जगह हो। तो एक जो स्टूडेंट रहते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं, उनमें ऑफ़लाइन और ऑनलाइन को लेके उनके मन में एक द्वंद रहता है, एक डिबेट सी चल रही रहती है। तो ऑफ़लाइन चूज़ करना है या ऑनलाइन चूज़ करना है, इस पे आपकी क्या राय है? आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? उन किन पॉइंट्स को देखें इन चीज़ों को चूज़ करते हुए? देखिए, दोनों मीडियम के अपने ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बट मैं ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन है पर्सनली, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, आप अपने घर के कंफर्ट से सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमने बात स्टार्ट की टियर 2 टियर 3 टाउन के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अफोर्ड करना, एक अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आप किसी बड़े शहर में आए, कोचिंग करें, हॉस्टल में रहे, तो ये सारे फैक्टर्स एक तरह से आपके बैरियर बन जाते हैं आपके लिए। तो मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। ऑनलाइन में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जैसे अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके पास टाइम लिमिटेशन होता है, तो अगर वो ऑनलाइन मीडियम में अपनी तैयारी करते हैं तो उनको काफ़ी उसमें बेनिफिट हो जाता है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस कर पाते हैं। तो अभी के दौर में ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। और रही बात कि एग्ज़ामिनेशन की, तो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी तो ख़ैर आप पेन एंड पेपर में ही कीजिए, लेकिन हाँ, आप क्लासेस या जो भी चीज़ें आपकी स्टडी मटेरियल है, वो आप ऑनलाइन अगर एक्सेस करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा एज मिलता है, थोड़ा आप कंफर्टेबल रहते हैं। इसी से अगला सवाल है कि जैसे आपने पेन और पेपर और इन चीज़ों की बात करी है, तो आज जो है बच्चों में जब एक उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ले लिया या ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म ले लिया, जो चूज़ कर लिया, उसके बाद जो उन पे स्टडी मटेरियल आता है, एक वहाँ पे भी एक डाउट आता है, एक कन्फ्यूज़न आता है। पीडीएफ से पढ़ें, प्रिंट मटेरियल से पढ़ें, जो उनके नोट्स हैं, क्या वो फिज़िकली नोटबुक पे लिखें या किसी वर्ड पे या नोटपैड पे कहीं पे डिजिटली उसे स्टोर करें, क्या करें? तो आपकी क्या रणनीति रही थी जब आप प्रिपेयर कर रही थी? और जो ऐसे लोग हैं जिनको डाउट है, जो अपना मन नहीं बना पा रहे हैं या फिज़िकल पे जाएँ या डिजिटल नोट्स पे जाएँ, उनके लिए आपकी क्या राय है? इसके बारे में भी मैं यही कहूँगी कि ये स्टूडेंट की पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा पर्सनल जो था वो हाइब्रिड था। जब मैं नोट्स बनाती थी तो मैं उसको डिजिटली बनाती थी, वन नोट पे या इस तरह के ऐप्स पे बनाती थी, और उसको
क्या है कि अगर नोट्स आपके बड़े नोट्स बन गए तो उसको फिल्टर करना इजी हो जाता है। आप हाईलाइट कर सकते हो, आप कुछ चीज़ें हटा सकते हो जो बाद में आपको लगे कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको एडिट करके अपने नोट्स को रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हो, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जिसे कहते हैं वो आप बना सकते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। कुछ लोग होते हैं जिनको हाथ का लिखा हुआ काफ़ी अच्छे से याद रहता है। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो चीज़ें आपकी ज़्यादा टाइम तक रिटेन होती है। तो आप डिसाइड करिए खुद से, या फिर आप मिक्स्ड भी रख सकते हैं। मेरा यही था कि जो इनिशियल नोट्स थे वो मेरे डिजिटल थे, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आने लगा मैंने उसको और शॉर्ट कर करके लास्ट में मेरे पास 1 या 2 A4 शीट पेपर होता था जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ना होता था। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। कन्वीनियंस भी एक फैक्टर है और शायद से ये भी है कि ये जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है काफ़ी टाइम पे स्ट्रेच हो जाता है। काफ़ी जी। तो आप कब तक फिजिकल नोट्स को उनको स्टोर करना, उनको अरेंज करना उनको अरेंज करना, उनको हर समय कैरी करना। जैसे अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो अगर उनके फ़ोन पे या उनके टैबलेट पे अगर चीज़ें हैं तो वो ट्रैवलिंग में रिवाइज कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। तो थोड़ा ये एक फीजिबिलिटी का फैक्टर हो जाता है। इसी तरीके से अब जो एक अगली चीज़ आती है, अब प्रिपरेशन हमारी चालू हो गई है, सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो एक मेजर इशू आता है वो न्यूज़पेपर को लेके आता है। जी। न्यूज़पेपर रीडिंग कितनी करें, कहाँ से करें और न्यूज़पेपर रीडिंग का क्या लाभ होता है आपके हिसाब से? इसको थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। न्यूज़पेपर जो है वो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी क्रूशियल है। क्या है कि कुछ जगह मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो अवॉइड करते हैं और वो सीधे करंट अफेयर मैगजीन पे चले जाते हैं। तो इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट को अचानक से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो उसको रिटेन करना या याद करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप जो आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि स्टूडेंट डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़े। और क्या है कि अगर कोई भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है, जो स्पेशली अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो 1 महीने के ड्यूरेशन में 3 से 4 बार आपकी न्यूज़पेपर में रिपीट हो जाएगी। रेपिटेशन से क्या होता है कि आपकी मेमोरी बढ़ती है। आपने किसी चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट अगर आपको एक्टिवली रिकॉल नहीं कर पा रहे तो पैसिवली भी आप रिकॉल कर पाइएगा। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़िए। चाहे आप आधे घंटे का अगर समय है तो आधे घंटे ही पढ़िए, बट डेली पढ़िए। और उससे क्या होगा, एक तो एक्टिव और पैसिवली दोनों वे में आप रिकॉल कर सकेंगे। और जब मंथ के एंड में 1 महीने 1.5 महीने बाद जब उस महीने की आप मैगजीन उठाइएगा तो आपको सब कुछ नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ 30% 40% तो पता है, और उसको रिवाइज करना या याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड न्यूज़पेपर हेल्प्स यू अचीव दैट। तभी ये शायद इसी में एक पॉइंट और भी आता है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने से जो हमारी लेखनी है, जो हमारी राइटिंग है, वो खुद ब खुद भी इम्प्रूव करती है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स की बात करें तो क्या है कि कोई भी टॉपिक अगर है, अगर न्यूज़ में चल रहा है तो उस पे 5 से 10 एडिटोरियल आपको महीने 2 महीने के स्पैन में मिल जाएंगे, और वो सारे एडिटोरियल डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। हो सकता है कि किसी राइटर ने उस जो इशू है उसके प्रोज लिखे हो, किसी ने उसके कॉन्स लिखे हो, किसी ने लिखा हो कि क्या और करना चाहिए, वे आउट क्या होना चाहिए। तो एक क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से एक मल्टी डायमेंशनल जो पर्सपेक्टिव है, वो आपका जो सोचने का जो नज़रिया है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। तो विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू टू बिकम अ गुड ऑफिसर। आपके मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ होने चाहिए जब आप यूपीएससी में ऐसे का पेपर लिखते हैं, या फिर जब आप इंटरव्यू में जब अपनी बात रखते हैं, तो एक आपकी नॉलेज की डेप्थ और गहराई आपकी सामने आती है। और साथ ही साथ में शायद जो पॉइंट्स आपने बताए उनसे एक बैलेंस्ड ओपिनियन जिसको हम कहते हैं या डेफिनेटली। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हम कहते हैं, वो भी बिल्ड ऑन करने में काफ़ी हेल्प होती होगी। साथियों, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा में सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो सबिहा जी, एक चीज़ बताइए कि ये यूपीएससी और बीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी क्या साथ में करी जा सकती है? क्या इसे साथ में करना चाहिए? और कितना समय, अगर कोई नया विद्यार्थी है उसको कितना समय यूपीएससी के लिए लगाना चाहिए, कितना समय बीपीएससी के लिए लगाना चाहिए? देखिए आइडियली तो मैं यही सजेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स को कि आप साथ में दोनों चीज़ों की तैयारी कीजिए, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन की अपनी वैल्यूज़ है, उससे एसोसिएटेड जो गरिमा है वो दोनों एग्जामिनेशन के लिए। तो आप दोनों के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, और किसी भी तरह की जो आपकी नॉलेज है वो वेस्ट नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूपीएससी के लिए तैयारी की और बीपीएससी क्रैक किया तो आपकी वो वेस्ट चली गई।
वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएगी, आपकी जो पब्लिक लाइफ होगी, जो सर्विस लाइफ होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और जहाँ तक यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी की बात है, काफ़ी ओवरलैपिंग सिलेबस है। जीएस तो पूरा का पूरा ओवरलैपिंग है। अब क्या है कि पहले यूपीएससी में एसए का पेपर था, अब वो भी बीपीएससी में आ चुका है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो सिलेबस मर्ज करता है। तो जो ओवरलैपिंग सिलेबस है उसको स्टूडेंट्स 2 साल, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी ने 1.5 साल या 1 साल का समय लिया है। शबिहा जी, इसी को क्या हम एक आपकी तरफ से एक पॉइंटर्स में मिल सकता है कि यूपीएससी और बीपीएससी में क्या सिमिलैरिटीज हैं और एक बारी यूपीएससी और बीपीएससी में क्या डिफरेंसेस हैं? अगर पॉइंटर वाइज आपकी तरफ से मिल जाए तो हमारे छात्रों को बहुत आसानी होगी, बहुत सहूलियत होगी। जी, हम पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़ की। तो दोनों एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होता है, दोनों में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव, मेंस सब्जेक्टिव, और इंटरव्यू जो है वो कि एक पैनल के सामने होता है। जो दोनों एग्जाम है उनकी रिक्वायरमेंट सेम ही हो गई यहाँ पे। अब क्या है कि प्रीलिम्स में बिहार में डिफरेंस ये आ जाता है कि थोड़ा बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कि यूपीएससी में नहीं होते। यूपीएससी में ओवरऑल जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो आता है। मेंस में दोनों, अब ऐसे का भी पेपर इंक्लूड हो चुका है बीपीएससी में, तो वो भी एक सिमिलर ग्राउंड हो गया बीपीएससी और यूपीएससी में। फिर क्या है कि बीपीएससी में पहले ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन अब ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बना दिया गया है, और वो भी अब ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस आ गया कि पहले बच्चे ऑप्शनल प्रिपेयर करते थे और उसी से दोनों हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, वेटेज कम हो गया है बीपीएससी में। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। बट हाँ, एक और चीज़, यूपीएससी में एथिक्स का पेपर है जो कि यहाँ नहीं है, बीपीएससी में नहीं है। तो वही है कि स्टूडेंट्स जो शुरू के 6 महीने अगर वो प्रिपेयर करते हैं तो कॉमन एरियाज पे फोकस करें। फिर जैसे अगर बीपीएससी का एग्जाम पहले है तो खुद को बीपीएससी ओरिएंटेड जो डाइवर्जिंग पॉइंट्स है उस पर फोकस करें, और फिर अगर यूपीएससी का पहले है तो यूपीएससी के हिसाब से अपने आप को ओरिएंट करें। इसी में एक डिफरेंसेस में एक टॉपिक आता है स्टेट जीके का। जी। तो इस पे आप बताएंगे कि इसकी तैयारी स्टूडेंट्स कैसे करें, यहाँ पे स्टेट जीके वाला कहाँ से प्रिपेयर करें और इस पे कितना फोकस उनको डालना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टेट जीके की जहाँ तक बात है, तो अगर हम सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी या बीपीएससी, जो उसका गाइड होता है, जो उसका मतलब गाइडिंग फ्रेंड जिसको बोले, वो होता है पीवाईक्यू। तो आप पीवाईक्यू को सबसे पहले तो अपनी बेसिक्स कवर करने के बाद एक बार पीवाईक्यू आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी में किस तरह के स्टेट स्पेसिफिक सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हम एंशंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, और बीपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि एंशंट इंडिया की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बिहार की हिस्ट्री से ओवरलैप करती है। एंशंट इंडिया की हिस्ट्री बिहार के ही अराउंड सेंटर्ड है, तो वो बिहार के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी तरह से जो बिहार एज जो स्टेट है, उस स्टेट को आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इवेल्युएट कीजिए। जैसे कि बिहार एक एग्रेरियन स्टेट है, तो एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है बिहार स्पेसिफिक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार एक फ्लड प्रोन स्टेट है, तो फ्लड प्रोन होने की वजह से जो रिवर सिस्टम है वो बिहार के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गंगा, उसके ट्रिब्यूटरीज किस शहर से पास हो रही है, क्या उसके फ्लड के इम्पैक्ट से, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से आप जो सब्जेक्ट्स है आपके, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या बिहार स्पेसिफिक क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने बात करी चेंज होते हुए पैटर्न की, तो एक जो सबसे बड़ा रेडिकल शिफ्ट आया है वो शायद इसमें आया है कि नेगेटिव मार्किंग का एडिशन हो गया प्रीलिम्स में। तो पहले जो अप्रोच हुआ करती थी और जो विद्यार्थियों को जो अब अप्रोच लेनी है एस्पिरेंट्स को नेगेटिव मार्किंग आने के बाद, उस पे आप एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देंगे? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आई थिंक सारे बच्चे ही 150 क्वेश्चंस करके आते थे। तो वो अब उनको थोड़ा उस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उनको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करने की ज़रूरत है। पहले जब 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे तो जो नहीं भी आता था, लगता था कि शायद ये हो सकता है, शायद ये नहीं हो सकता, पर हम अटेम्प्ट कर देते थे। अब क्या है कि जब बच्चे टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो उनको अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करने की भी ज़रूरत है। किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको एनालाइज करना है, उसको जानना है, और उस मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है। जैसे कि अगर मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं क्या करती थी, मॉक टेस्ट 2 घंटे का अगर मॉक टेस्ट दिया तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे उसको एनालाइज भी किया। क्या है कि मिस्टेक्स देखे, किस तरह के क्वेश्चंस गलत हुए, 3 तरह में उसको कैटेगराइज कर लिया। सबसे पहले
जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो कि बिल्कुल ही अवॉइडेबल है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्जामिनेशन प्रेशर में, या जो स्ट्रेस का सिनेरियो होता है जल्दबाजी में, तो ये हो गई ब्लंडर। ये बिल्कुल ही हमने फ्री में अपने मार्क्स खो दिए, ठीक है। और एक एक मार्क्स, अब तो नेगेटिव मार्किंग हो गई है, तो बिल्कुल एक एक मार्क्स के लिए फाइट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप, ये आपकी कैटेगरी 1 हो गई जो मिस्टेक्स की, ब्लंडर। सेकंड हो गया एनालिटिकल मिस्टेक्स, कि अगर आपके 5 ऑप्शन है, आपने 2 एलिमिनेट कर लिए, 3 आप में आपने कुछ गलत सोच लिया, गलत लाइन पे सोच लिया, या गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो ये एनालिटिकल मिस्टेक्स हो गए। थर्ड इज कि आपको कुछ नहीं पता था लेकिन आपको लगा शायद ये हो जाएगा मेरा, तो आपने मार्क कर दिया, विच इज मतलब, तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हो गए। तो जो पहले जो 2 कैटेगरी की मिस्टेक है वो आपको मिनिमाइज करनी है, आपको ब्लंडर नहीं करना, आपको एनालिटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी। जो दिक्कत हो रही है जाके कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करना है क्यों हो रहा है। और जो लास्ट तरह के मिस्टेक्स हैं उसको आपको टोटली अवॉइड करना है, आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करने। तो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक के स्टूडेंट को अपने प्रेपरेशन में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, टेस्ट पेपर और उसका एनालिसिस भी। इसमें एक बुक्स का आता है, जो प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स यूज करते हैं, तो उसमें कुछ खास बुक्स हैं जो आप प्रेफर करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि ये बुक्स बेसिक्स हैं जो करनी ही चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, ऐसे तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा आपके फाउंडेशन, आपके जो फाउंडिंग स्टोन्स होते हैं वो एनसीईआरटी है। और स्पेशली अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट मिडीवल के लिए एनसीईआरटी हो गई, स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अगर हम बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात करें तो बिहार एक परिचय करके एक बुक आती है इम्तियाज़ अहमद सर की, विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो स्टूडेंट्स उसको रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बात आ गई तो ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी से हो जाएगी। बाकी बिहार स्पेसिफिक आप नो योर स्टेट करके बुक्स आती हैं, आप वो रेफर कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए अगर आपका बिल्कुल ही बेस नहीं है पॉलिटी में, तो देन स्टार्ट विथ एनसीईआरटी, नहीं तो फिर आप लक्ष्मीकांत को भी रेफर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो भी बेसिक बुक्स है उसको पहले कवर कीजिए, देन मूव टू द इंटरमीडिएट स्टेज, और लास्टली आप एडवांस्ड में मॉक टेस्ट और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो भैया, प्रीलिम्स के बारे में एक चीज रहती है कि जो सिस्टम में थोड़ा टाइम देते हैं उनको पता तो रहता है करना क्या है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे होता है कि मल्टीपल फेलियर्स फेस करने को मिलते हैं। आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपका प्रीलिम्स ही नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या सलाह है? देखिए, एक तो जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो लेस देन 1% ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जामिनेशन। तो आप जब आपने तैयारी की, सबको ये चाहता है कि उसका लिस्ट में नाम हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं आपको फेलियर से दोस्ती भी करनी पड़ती है, आपको एक एक्सेप्टेंस होता है कि होगा या नहीं होगा, तो वो वाली चीज़ है। और जस्ट इन केस अगर आपका नहीं होता है बैक टू बैक रिपीटेड एफर्ट्स के बाद, तो आपको दिल नहीं छोटा करना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ एन एग्जामिनेशन, और जो एग्जामिनेशन का पर्पस है, इससे आपको एक जॉब मिलेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ जॉब, ठीक है। तो आपको इतना अपनी हर चीज़ उस पर, आपको यू डोंट हैव टू लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। आपको क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रेपरेशन में खुद को इतना ज़्यादा डुबा डुबा देते हैं कि वो खुद से एलियनेट हो जाते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि स्टार्टिंग में जब प्रेपरेशन आपने स्टार्ट की तो पहले तो आप अपनी फैमिली से एलियनेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर फ्रेंड्स से एलियनेट होते हैं। लास्टली जो आपकी पर्सनल हॉबीज़ है, जो आपके इंटरेस्ट है, आप उससे एलियनेट हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, ये एक अदरवाइज ये आपको एक डार्क फेज में लेके चला जाता है। यू हैव टू बी इन कॉन्स्टेंट टच विथ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, और प्रेपरेशन भी साथ में करनी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा बैलेंस्ड रखना चाहिए चीज़ों और को। शायद प्रीलिम्स के समय पे ये जो एक टेम्परामेंट मेंटेन करना रहता है, आप बैलेंस रहें, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। आपने कार्ल मार्क्स की बात करी, तो ऑप्शनल पे आ जाते हैं कि अभी जो बीपीएससी में जो ऑप्शनल है वो एक क्वालिफाइंग पेपर के रूप में हो गया है। तो ऑप्शनल का चयन किस हिसाब से करें? जो आपका ऑप्शनल विषय है उसको किस प्रकार से चूज करें? उसको क्या चीज देखते हुए एक स्टूडेंट को चूज करना चाहिए कि इस ऑप्शनल को मैं लेके आगे चल रहा हूँ? देखिए, अभी तो वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है ऑप्शनल, और साथ में वो क्वालिफाइंग भी हो चुका है, बट फिर भी हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्वालिफाइंग पेपर भी क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए लाइटली पहली बात तो उसको नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट का चयन है वो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप 1 से 2 साल अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट तो काफ़ी वाइटल हो जाता है, आपका इंटरेस्ट काफ़ी वाइटल एलिमेंट हो जाता है। तो जैसे
कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि 2-3 सब्जेक्ट्स के एलिमेंट्री चैप्टर्स पढ़ के देखें, सिलेबस को देखें और उसके पीवाईक्यूज को देखें, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो उसके एलिमेंट्री चैप्टर्स ही पढ़ लें या यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लें। टॉपर टॉक्स देख सकते हैं उस सब्जेक्ट के 2-3 साल के, कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह का थोड़ा एनालिसिस करके अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट कर रखा है तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शनल सूटेबल होगा, एंड यू कैन डिसाइड दैट वे। तो भैया जी, इसमें जो एक मेंस जो बीपीएससी और यूपीएससी में जो एक अंतर आता है, शायद जो बीपीएससी के जो आंसर राइटिंग रहती है वो एक और लेवल पे, एक बड़े लेवल पे डिस्क्रिप्टिव रहती है, जहाँ पे आपको 30-35 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट करना है और जो यूपीएससी में जो हम लिखते हैं, उसमें क्या अंतर रहता है और इस अंतर को कैसे, इसके लिए तैयारी कैसे करे एक स्टूडेंट, उस पे थोड़ा सा बता दीजिए। जी, देखिए, अगर हम 1 से 1.5 साल के समय में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट कि उस सब्जेक्ट पे हमारा जो नॉलेज बेस है काफ़ी वाइड हो जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपने 1 से 1.5 साल अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो 30 मार्क्स के आप 50 नंबर के भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट रेडी होता है। बट यूपीएससी और बीपीएससी में फ़र्क यहाँ जाता है कि उस चीज़ को आपको बहुत ही शॉर्ट वे में टू द पॉइंट यूपीएससी में लिखना होता है। हो सकता है आपको पॉइंट वाइज लिखना हो, या फिर हो सकता है कि आपको इनफैक्ट सिर्फ फ्लो चार्ट वगैरह ही बना करके आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाए। और बीपीएससी में वही चीज़ हो जाती है कि कंटेंट सेम है लेकिन आप उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हैं। आपसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे की भी चीज़ें लिख सकते हैं, उस तरह से थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। बट स्पेशली अगर आपने 1.5 से 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से आपके पास कंटेंट की तो कमी नहीं होगी। इसी में एस्से पे भी एक छोटा-सा आप आपकी क्या रणनीति रही थी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी जब आप एस्से अटेम्प्ट करते थे? यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, थोड़ा-सा इस पे ही बता दीजिए। जी, ऐसे के लिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि न्यूज़पेपर में एडिटोरियल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ऐसे के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक तो जो आपका जीएस का सब्जेक्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग रखिए कि वहाँ से कुछ लिंक हो सकता है। अदरवाइज करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल्स आर योर गो टू व्हेन इट कम्स टू ऐसे। ऐसे में एडिटोरियल पढ़ के जो मल्टी डायमेंशनल आपका पर्सपेक्टिव होता है, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव होता है, वो आपके ऐसे में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। एंड सेकेंडली, ऐसे में जो आपकी लैंग्वेज की स्किल है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, वो काफ़ी जो प्रेजेंटेशन है, जो लय है आपकी किसी चीज़ को भी डिस्क्राइब करने का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर ऐसे आप लिखते हैं तो मल्टीपल पैराग्राफ्स में उसको लिखिए। जो एक पैराग्राफ है दूसरे पैराग्राफ से थोड़ा लिंक्ड हो, बिल्कुल ही ऑपोजिट नहीं हो। इस तरह से आप ऐसे को अपने स्ट्रक्चर कर सकते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं जितने लोग सुन रहे होंगे उनका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा, और उसके बाद बात आती है इंटरव्यू स्टेज की। तो इंटरव्यू स्टेज के बारे में एक अवधारणा है या जो अलग-अलग तरीके के फीडबैक मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो आप हो वही बन के पैनल में आप बैठ जाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा बोलिए, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को, अगर नहीं है, कुछ लोग कहीं से शो करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन दोनों अप्रोचेस में से आपको कौन-सी चीज़ सही लगती है, या आप क्या मानते हो कि एक स्टूडेंट को जिसने दोनों स्टेजेस क्वालीफाई कर ली है, इंटरव्यू में उसको अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना चाहिए? देखिए, इस एग्जामिनेशन में जो आपके इंटरव्यू लेने के लिए जो पैनल बैठता है, दैट इज़ वेरी क्वालिफाइड, ठीक है। और वो आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं, आपके नॉलेज को, आपके वर्क एक्सपीरियंस को, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी जज हो चुका है। और आपकी पर्सनालिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट तब होती है जब आप एक प्रेशर और एक स्ट्रेस के सिचुएशन में आपको चीज़ों का जवाब देना हो। इंटरव्यू जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स 2-3 साल के बाद वहाँ पहुँच पाते हैं, 2-3 साल के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद वहाँ पहुँच पाते हैं, या फिर प्रीलिम्स और मेंस के जैसे रिगरस स्टेप्स के बाद वहाँ पहुँच पाते हैं। तो जो स्ट्रेस होता है उसमें जो इंटरव्यूअर है वो आपके अंदर जो इंटेग्रिटी है, वो उसको चेक करते हैं। तो और एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू आइडेंटिफाई कि आप कब झूठ बोल रहे हैं, कब आप गलत तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, वो आप वहाँ पे मेंटेन करें। आप ऑनेस्टी के साथ जवाब दें। जो आपको नहीं आता है बहुत ही पोलाइटली बता दीजिए कि आपको नहीं आता है। तो इस तरह से आप अपने आप के अपनी जेन्युइन सेल्फ को वहाँ पे प्रेजेंट करें। तो साथियों, सबीहा जी की एडवाइस आपने सुनी होगी। आशा है कि ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी, ये आपको मेंस में हेल्प करेगी, ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी।
ये आपको यूपीएससी और बीपीएससी के बीच में अंतर समझने में हेल्प करेगी और कैसे अपनी तैयारी को आप और बेहतर कर सकते हैं, इसमें हेल्प करेगी। अब सबिया जी, जो हमारी टॉक है इसको थोड़ा सा नॉन एकेडमिक डायरेक्शन में लेके चलते हैं, क्योंकि कई बार ये जो मेक और ब्रेक होता है आपके सिलेक्शन का, वो कुछ अलग ही विषयों पे डिपेंड करता है, ना कि सिलेबस पे। सिलेबस तो सभी पढ़ लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है प्रिपरेशन के दौरान, हमेशा ये ख्याल मन में लगा रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस फियर को कैसे ओवरकम करना चाहिए जब आप इन तीनों चरणों में से किसी भी एक स्टेज में हैं? उसको आप कैसे ओवरकम करते थे जब आप तैयारी करते थे? देखिए, इसके लिए एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इधर आपकी फैमिली में या आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हों, एक आपके पास एक सेफ स्पेस होना चाहिए जब आपके जो भी एंग्जाइटी हो या जो भी आपके सेल्फ डाउट वाले मोमेंट्स हो, वहाँ पे आप एक सपोर्ट गैदर कर पाए। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स चाह के भी आपके लिए नहीं हो पाते, बिकॉज वो इवन दो दे विश ऑल द गुड थिंग्स फॉर यू, बट वो इस जर्नी से खुद नहीं गुजरे होते, इसलिए शायद उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कोई मेंटोर हो या कोई सीनियर जो आपको अगर गाइड कर सके, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो अगर आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, तो जब भी आप हिम्मत हारोगे तो वो आपको पुश करेगा एंड वो आपको अपलिफ्ट करेगा। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि इट इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन। इसको आप एक एग्जामिनेशन की ही तरह लीजिए। अपनी ज़िंदगी का एक मतलब ज़िंदगी और मौत का सवाल इसको ना बनाएं। इसमें एक दूसरी चीज़ आती है कि जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं, जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो जो उनका मोटिवेशन ग्राफ है, वो काफ़ी ऊपर-नीचे जाता है। कभी लगातार 1 हफ्ते तक खूब पढ़ाई कर ली, रात-रात तक जाग के पढ़ाई करी, फिर पता चला 2 हफ्ते तक कुछ पढ़ा ही नहीं। तो जो मोटिवेशन लेवल है, इसको कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि आप एक कांस्टेंट मोटिवेशन मेंटेन करें? जैसे कि आपने खुद बताया कि जो मोटिवेशन है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग ग्राफ होता है, तो एक्चुअली दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीवन एंड आई थिंक जो और भी जिन लोगों ने सिलेक्ट हुए होंगे, दे विल ऑल्सो अग्री विथ व्हाट आई एम सेइंग कि मोटिवेशन ऊपर नीचे होता है, बट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ये इम्पॉर्टेंट है। आपको उस दिन भी पढ़ना है जिस दिन आपका मोटिवेशन थोड़ा डिम हो, जिस दिन आपको उस दिन भी पढ़ना है जिस दिन आपका मोटिवेशन काफ़ी हाई हो। अगर आप को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, आप 5 घंटे ही पढ़ो, बट आप डेली पढ़ो। ये आपकी रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। आप डिसिप्लिन इज़ कांस्टेंट एंड मोटिवेशन तो ऊपर-नीचे होता रहता है। आप जब प्रिपेयर करते थे, आपने भी कहीं न कहीं, कभी न कभी स्ट्रेस तो फ़ील किया होगा। तो आपका स्ट्रेस बस्टर क्या था? आप किस चीज़ को करते थे? कौन-सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो आप स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए करते थे? मेरी कुछ हॉबीज़ थी, आई यूज्ड टू परस्यू दैट। पेंटिंग मुझे अच्छा लगता था, तो ऐसा होता है ना कि जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी लाइफ तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाती थी, तो सारी चीज़ों से अलग कट के रह जाते थे। तो व्हेन आई यूज्ड टू पेंट, आई यूज्ड टू सी ब्राइट कलर्स, तो मुझे अच्छा लगता था, दैट यूज्ड टू मेक मी फील हैप्पी। तो आई वुड एडवाइस ऑल्सो कि आप अपनी हॉबी से, अपने जो इनर सेल्फ है उससे टच में रहिए, फ्रेंड्स, फैमिली, एंड यू कीप रिजुविनेटिंग योर सेल्फ वंस इन अ वाइल। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ नॉन एकेडमिक विषयों पे बातें, जिस पे सबिहा जी ने बड़े अच्छे से हमें समझाया। सबिहा जी, एक अंतिम पॉइंट ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी ने तैयारी करी, सब कुछ किया, अंत में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए एक, हम आपसे चाहते हैं एक संदेश जाए, आपकी तरफ से एक मैसेज जाए दैट दिस इज़ नॉट द एंड। जो लाइफ है ये एग्ज़ामिनेशन से नहीं डिसाइड होती है, एक एग्ज़ामिनेशन के सिलेक्शन से चीज़ें नहीं होती हैं। आपकी लाइफ इसके बाद भी है, इसके आगे भी है। तो आपकी तरफ से एक छोटा-सा मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए। देखिए, जब आप प्रिपेयर करते हैं तो जो प्रेपरेशन की जर्नी है वो इतनी रिग्रेस है कि कई बार आपको वो ब्रेक करती है, कई बार आपको घुटनों पे गिरा देती है, बट जब आप बार बार खड़े होने की हिम्मत रखते हैं तो यू बिकम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। इवन इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड, आपने जो 1.5 साल 2 साल में नॉलेज गैदर किया है, दैट विल टेक यू वेरी फार इन लाइफ। वो आपको ज़िंदगी में काफ़ी आगे लेकर के जाएगी, पहली चीज़। और जो 1.5 साल 2 साल का जो रिगरस प्रोसेस है, वो आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान बनाता है। तो मैं इसको शॉर्ट में समराइज़ करूँगी एक शेर से: खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कुदरत से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। तो इट मीन्स कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप, ठीक है,
हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, बट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ। और शायद यही चीज़ है कि इस एग्जामिनेशन के दौरान जो आप चीज़ें सीखते हैं, ना केवल आप एकेडमिक लेवल पे सीखते हैं, जैसा कि हमने बात किया स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में ऐड ऑन करती हैं। और जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि जो लोग इस फील्ड से निकलते हैं, जो लोग क्वालिफाई करते हैं, वो लोग सिस्टम में तो जाके अच्छा करते ही हैं। इसके अलावा जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं या कोई स्टार्टअप करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो लोग वहाँ पे और भी बेहतर करते हैं। तो आप फेलियर से मत डरिएगा। और इस एग्जामिनेशन के बारे में सबिहा जी ने बहुत सारे विषयों पे खुल के बात करी, बहुत अच्छे से बताया। हम आशा करते हैं कि इन सारे विषयों पे जो चर्चा हुई है, इससे आपको सहायता मिलेगी और आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है यूपीएससी और बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेके आसान होगी, आपको एक राह मिलेगी और आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा के साथ हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं और सबिहा मैम को थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी सारी डिटेलिंग में हमारे विद्यार्थियों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।